नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। रीट का फॉर्म आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक रीट का फॉर्म नहीं भरा है वो अभी जाकर के भर लीजिए। उसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी और 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। बहुत सिंपल पेपर आता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतर मौका है। अगर आप रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं पूरा का पूरा जो है CDP, EVS, हिंदी सब जो है पूरी तैयारी कराऊंगा, जो है सिलेबस के साथ कंप्लीट सिलेबस होगा। जैसे आज का जो वीडियो है ये CDP का पहला जो टॉपिक है जिसमें 15-16 टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स दिए गए हैं। उस आधार पे जो पहला है वो है विकास और वृद्धि। इस संबंध में मैंने आपको दिया है। तो ये एक कंप्लीट जो है थ्योरी और एक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और रीट के एग्जाम में यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, बस ये पूरा एक कंप्लीट जो है आपका एक टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा अगर आप रीट दे रहे हैं। अगर आप रीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो भी जो है सीटेट का एग्जाम आप देना चाहते हैं जो कि जुलाई 2025 में होगा, उसके लिए आपके लिए ये वीडियो भी आपको आखिर में जो है देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं तो किसी भी हाल में हो, कोई भी टीचर की तैयारी हो, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, चाहे जो है सीटेट का एग्जाम हो, यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और यहां से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट वीडियो है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसके नोट्स बनाएं। मैं जो बातें इसमें बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एक नोट्स के तौर पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्लीट वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा रीट के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमसे कोई बात कहनी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और या फिर कोई जो है पर्सनल कमेंट करना चाहते हैं तो मेरी मेल ID जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर भी जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेफजूल के मैसेज मत करिएगा, एटलीस्ट कम से कम जीमेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो टॉपिक दिया गया है रीट के CDP के पेपर में वो है वृद्धि और विकास। यहां से क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश टेट हो या चाहे हरियाणा टेट हो, है ना। और सीटेट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहां पे सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ये एक कंप्लीट वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्या क्या चीजें हैं, विकास और वृद्धि क्या होता है। तो देखिए, विकास जो है ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा बिल्कुल याद रखिएगा, समझ लीजिए पहले, फिर जो पॉइंट्स आपको नोट करने लायक लगे या जो बातें आपको नहीं समझ में आई हैं उसको नोट कर लीजिएगा। तो विकास को एक ऐसी क्रमिक परिवर्तनों की संख्या के रूप में देखा जाता है। किस संख्या के रूप में? क्रमिक परिवर्तन, मतलब एक क्रम से चलती है, क्रम, हर क्रम से चलती है। ये साल, फिर अगले साल कुछ और होगा, फिर उसके अगले साल कुछ और होगा। ऐसा नहीं छलांग मार दिया जाएगा 0 से तीसरे साल पे। ठीक है, तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का विकास करे और पुरानी विशेषताओं में संशोधन करे। तो विकास में, डेवलपमेंट में ये होता है कि एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है और जो भी आप एक क्रम में सीखते जाते हैं तो पुराने, जो भी आपने पुराने में सीखा है, अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ नया सीखा है तो पुराने में संशोधन होता जाता है। तो यही कहा जाता है इसको विकास। ठीक है, विकास क्या होता है, वो जन्म से लेकर के जो है उसके कब्र तक जो है बिना रुके होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये लाइन बहुत पूछी जाती है। और एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो विकास जो है, बात समझिएगा, विकास जन्म, जैसे ही बच्चा पेट में आता है, भ्रूण बनता है, उसके विकास की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती रहती है। जन्म का मतलब होता है कि बाहर नहीं बात हो रही है, उसके विकास की प्रक्रिया उसके जन्म मतलब उसके भ्रूण से ही शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो विकास होता है वो भ्रूण से लेकर के उसके जो है कब्र तक होता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वोम्ब टू टोम्ब कहते हैं। वोम्ब मतलब गर्भ। ठीक है, तो वोम्ब टू टोम्ब होता है। टोम्ब मतलब जो होता है जो अरे टॉम का कब्र कहते हैं, टॉम। ठीक है, तो ये बिना रुके एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर सिद्धांत जैसे संबंधित है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
जो कि वोम टू टोम होती है, मतलब जन्म से जो है या फिर गर्भ से जो है कब्र तक चलती है, उसके मरने तक चलती रहती है। विकास जो है केवल शारीरिक वृद्धि को नहीं दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, विकास में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा कि वो केवल शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह जो है केवल शारीरिक वृद्धि को नहीं दर्शाता, बल्कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, बौद्धिक विकास, है ना, इन सारी चीजों को जो है दर्शाता। और भी जो चीजें आपको समझ में आती है, भावनाओं को, है ना, संवेग, इमोशंस को, उसके नैतिकता के विकास को, ये सब चीजें जो है विकास के अंतर्गत आती है। तो मतलब सब कुछ आ जाएगा, जो भी आप सीडीपी के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सब विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के विकास की जो प्रक्रिया में होने वाला परिवर्तन होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। ध्यान रखिए, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर रोल होता है। अगर किसी भी एक को कम कर दिया जाए या किसी एक को हटा दिया जाए तो बच्चे का जो है डेवलपमेंट जो है प्रभावित होगा। वो जिस रूप में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उस रूप में नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर किसी बच्चे का हेरिडिटी कमजोर है, मान लीजिए उससे माता पिता से मिलने वाले, वंशानुक्रम का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो उसके बच्चों में जाते हैं। अगर माता पिता बहुत पढ़ने में अच्छे थे पहले और हाई आईक्यू के थे, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, है ना, अच्छा खान पान है उनका, अच्छा रहन सहन है, अच्छा बर्ताव है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में ये गुण आएंगे। तो अगर बच्चे में ये गुण नहीं आते किसी की वजह से, या कोई शारीरिक या मानसिक जो है माता पिता में कोई कमी थी, तो एक तरीके से कह दिया जाए कि हेरिडिटी उसका कमजोर है, अच्छा नहीं है, तो कितना भी बच्चे को जो है बाहर से इन्वायरमेंट देने की कोशिश करो वो उतना बेहतर डेवलपमेंट नहीं होगा। या फिर हेरिडिटी बहुत मजबूत है लेकिन बाहर से इन्वायरमेंट उसको अच्छा न दो, वो चोर उचक्कों के बीच में बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी तरीके का होगा, चोर उचक्कों वाला, भले ही चाहे उसका पिता आईएएस ही क्यों ना हो, आईएएस अधिकारी क्यों ना हो। तो यहां बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी कठिन जो है बात नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत करे। तो यहां पे बस इतना पॉइंट होना चाहिए कि विकास जो है कि जो प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन होते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होते हैं। इन दोनों के परस्पर अंतःक्रिया से एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। अगला पॉइंट होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। विकास का जो स्वरूप होता है वो गुणात्मक होता है, ना कि मात्रात्मक। अक्सर आपसे बच्चे जो है मात्रात्मक रूप से जो है इसमें कंफ्यूज होकर के मात्रात्मक को टिक कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं, ये गुणात्मक रूप से होता है। ध्यान रखिएगा, गुणात्मक रूप से। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो मैंने आपको विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में पॉइंट्स दिए हैं, यही बेसिकली पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वृद्धि क्या होती है, तो जिसे कहते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब होता है यहां पे उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो समय के साथ किसी व्यक्ति में होते रहते हैं। शारीरिक, वहां पे देखिए शारीरिक, मानसिक, उसके भावनात्मक, नैतिक सब कुछ था। ठीक है, और यहां पे केवल जो है शारीरिक परिवर्तन की बात होती है। तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, वृद्धि का संबंध उसके शारीरिक, बच्चे के शारीरिक परिवर्तनों से है। ठीक है, अब शारीरिक परिवर्तन का मतलब होगा तो इसका मतलब है, वृद्धि का मतलब होता है उसकी संख्या या आकार में बदलाव। भाई अगर शारीरिक होगा तो इसका मतलब है कि उसकी शरीर उसका बढ़ रहा होगा। आप कहेंगे कि अरे ये तो पहले जो है 1-2 फुट का था, अब देखिए 2.5 फुट का हो गया, अब 3 फुट का हो गया है, अब इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, इसका जो है, तो ये मापन हो सकता है। तो अगला पॉइंट ही कह रहा है कि बच्चों की जो वृद्धि को है मापा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे मापा जा सकता है। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये पॉइंट्स पता है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बच्चों की जो वृद्धि को मापा जा सकता है। एक समय के बाद वृद्धि जो है रुक जाती है। देखिए यहां पे वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जा रही है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलती रहती है, मरने तक उसका विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। चाहे वह विकास, शारीरिक विकास की बात हो रही है, चाहे उसके मानसिक विकास की बात हो रही है, उसके शैक्षणिक विकास की बात हो रही है, उसके नैतिक विकास की बात हो रही है, उसके जो है संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, उसके भावनात्मक विकास की बात हो रही है, वो सभी विकास जो है उसके मरने पर ही खत्म होंगी विकास में। लेकिन ग्रोथ के बारे में बात करें तो एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि यहां पे शारीरिक परिवर्तन होती है। अब भाई अगर मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है और वो जब 10 साल का होगा तो उसकी शारीरिक ग्रोथ अपने आप जो है होगी, है ना। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि अगर बच्चा 25 साल का हो गया
या अमूमन जो है कहते हैं कि 20 से 21 साल के बाद बच्चे की व्यक्ति की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर सही डाइट चलता रहे तो थोड़ी बड़ी और भी जो है खिंच सकती है, क्योंकि 1-1.5 इंच में भी बहुत अच्छा जो है मतलब एक हाइट लगने लगती है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये रुक जाती है, चाहे जितनी एक उम्र के बाद रुक जाएगी। तो जैसे मान लीजिए, हमें उदाहरण के तौर पे रख लेते हैं कि 22 साल का बच्चा के जो है शारीरिक जो है हाइट रुक जाएगी, उसके बाद उसकी शारीरिक ग्रोथ नहीं होगी। तो यही यहाँ पे कही जा रही है। तो अगर शारीरिक ग्रोथ एक समय के बाद रुकती है तो इसके हम कह सकते हैं कि इसको मात्रात्मक रूप से नाप सकते हैं। तो यहाँ वहां पे बात हो रही थी गुणात्मक रूप से, यहां पे बात हो रही है मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब है हम उसको मात्रा आकार में नाप सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है इन 6 महीने में इतना ग्रोथ किया। अक्सर जो है डॉक्टर जो है बच्चे की हाइट नापते हैं, है ना, या फिर माता पिता भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने बच्चों की हाइट नापते हैं कि भाई मेरा बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो हम जरा थोड़ा सा कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके, भाई मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो कुछ जो है न्यूट्रिशनल फूड दिया जाए, या फिर बच्चे की जो है किसी भी कोई शारीरिक और कोई कमी हो तो उस चीज़ को दूर करा जाए। तो ये चीज़ होती है, इसे मात्रात्मक रूप में होता है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि यही है सब कुछ, है ना, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि विकास के जो प्रकार है वो क्या क्या है। तो यहां पे जो है कुछ जो है 5 प्रकार दिए गए हैं। एक तो संज्ञानात्मक विकास है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम आगे जो है इसके बारे में जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है विकास का एक जो है डेवलपमेंट का टाइप है। ठीक है, उसके बाद आता है शारीरिक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, भावनात्मक विकास के बारे में, नैतिक विकास के बारे में। ये सारे विकास जो है ये एक विकास के प्रकार है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है व्यक्ति के, उस बच्चे के बौद्धिक विकास से, बच्चा बुद्धि में कितना तेज हो रहा है। अब बुद्धि में कितना तेज हो रहा है, बुद्धि में क्या उसकी कमी है। अब बुद्धि में तेज हो रहा है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो वो कमियां किस कारण से है, कहीं हेरिडिटी की वजह से तो नहीं है। अगर हेरिडिटी अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो बौद्धिक विकास बच्चे के सामाजिक वातावरण से हो रहा है, इसका मतलब उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो यहां पे इसको जो है देखा जाता है। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास में भी यही चीज देखा जाता है कि भाई मेरे बच्चे में कोई शारीरिक कमी तो नहीं है, अपंगता तो नहीं है, कोई मानसिक विकार तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो है बच्चा जो है ऑटिज्म का शिकार हो तो मैं उसको दूर करने का कोशिश किया जाए, है ना। तो कोई भी विकार हो उसको फिजिकल में रखेंगे। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में शरीर का जो है क्षमता किस प्रकार की है, इसको भी दूर किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया। सामाजिक विकास में बच्चा जो है सामाजिक रूप से कितना संपन्न है, सामाजिक रूप से जो बनाए नियम होते हैं उनको कितना फॉलो करता है ना। तो वो फॉलो तभी करेगा जब जो है बच्चे का समाजीकरण जो है उसके घर में बेहतर तरीके से होगा। माता पिता उससे बहुत अच्छे तरीके से डील करते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसके आसपास के पड़ोस का जो माहौल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते होंगे। तो सामाजिक विकास भी जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, अब भावनात्मक विकास होगा, जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसे उसकी डीलिंग होगी वैसे उसके भावनाएं आएंगी, इमोशंस डेवलप होंगे। अब मान लो माता पिता उसके गुस्सैल नेचर वाले हों, अपने नौकरों से जो है गुस्से में बात करते हो, है ना, गाली गलौज करते हो, तो बच्चे में भी जो है वही इमोशंस डेवलप होंगे। हमारे एक मित्र थे, हमें अभी भी याद है कि हमारे एक मित्र थे, ठीक है, आपको एक बताते हैं, हमारे मित्र थे, वो एनटीपीसी में जॉब करते थे इस समय, ठीक है, अभी भी वो वर्किंग है। एक बार हम उनके घर गए, ठीक, उनके घर गए तो क्या हुआ कि उनकी फ्रिज में रसगुल्ले रखे हुए थे, और उनके यहाँ एनटीपीसी में जो ऑफिसर रैंक के थे तो उनके यहाँ जो एक मतलब मेड जो थी उसका छोटा बच्चा, करीब 8-9 साल का बच्चा होगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो आता होगा, डेली आता होगा, तो उसने क्या किया, उस फ्रिज से निकाल करके उसने वो रसगुल्ला, अब चूंकि बच्चे हैं उसमें जो है उत्साह होता है कुछ चीज़ें, और खाने पीने में तो बच्चे कभी कभी रोक नहीं पाते, क्योंकि जिस बच्चे में वो चीज़ें कोई कमी देखी होगी जीवन भर, उसने कईयों महीनों से मिठाई ना खाया हो, तो वो बच्चा तो देख करके हो सकता है उसके अंदर जो है जागृत होगा, तो उसने वो मिठाई निकाल के खा ली। अब हुआ क्या कि मिठाई खाने से हुआ ये कि वो जो मेरा दोस्त था उस पर इतना जोर से चिल्लाया, है ना। तो मैंने वही चीज़ मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से उसने वो रिएक्ट किया, मैं अब देखता हूँ कि उसके बच्चा भी जो छोटा है, जो कि 12-13 साल का है, बड़ा एग्रेसिव फॉर्म में, मतलब फ़ोन फेंक देगा, लैपटॉप फेंक देगा, कुछ भी फेंक देगा अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली। अक्सर बताता है कि बहुत जो है शिकायतें बहुत आती हैं यार, वो बहुत स्कूल में मारता रहता है। तो ये होता है भावनात्मक विकास। जैसा आप उसको बच्चे को करेंगे, विकास के अवस्था में जो आप उसको ज्ञान देंगे वही सब सीखेगा, वही ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है, सब चीज़ें आपको ही फॉलो करता है।
तो बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होना चाहिए। बच्चे के साथ सामाजिक विकास के साथ साथ उसका भावनात्मक विकास का भी ध्यान रखना है, इमोशंस का भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बच्चे का नैतिक विकास का भी ध्यान रखना है कि सही और गलत को जो है पता होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप जो है आपका कोई छोटा बच्चा है या अभी आप मतलब आपका छोटा बच्चा है 0 से 2 साल का है या 3 साल का है, 4 साल का है, तो बच्चे में नैतिक डेवलपमेंट जो है पूरा कोशिश करिए कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट हो। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि अपने बच्चे के हाथों से अच्छे काम करवाइए। जैसे जैसे आपके घर में कोई आया आती है, बर्तन धोने वाली है, साफ सफाई करने वाली, तो बच्चे से अक्सर बिस्कुट दिलवा दीजिए या मिठाई दिला, जाओ आंटी को दे दो, जाओ ये करो। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये गुण डेवलप रहेंगे। दूसरा हो सकता है कि अक्सर जब माता पिता खाना खाएं तो उससे बच्चे से हमेशा काम करवाइए, है ना। ये ड्रॉबैक नहीं है, बहुत खराब बात नहीं कह रहा हूं। जैसे बच्चे से काम कराइए, कहिए कि बेटा जरा बउआ एक पानी ले आना, गिलास बोतल ले आना, तो वो लेने जाएगा। तो बच्चे के अंदर जो है आपकी बात को सुनने की, आपके प्रति एक अलग जो है नैतिक अलग जो है भावनाएं उसके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी आई गेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत इमोशंस से संबंध में लाइन टू लाइन बहुत पूछे जाते हैं, पेडागोजी के रूप में पूछा जाता है एक तरीके से, है ना, विस्तार रूप में। तो आइए देखिए, जहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास तो बौद्धिक विकास है। अब बौद्धिक विकास को प्रभावित कौन कर सकता है? हेरिडिटी कर सकता है, माता पिता के मिलने वाले गुण कर सकते हैं, वातावरण कर सकता है, खान पान कर सकता है। अगर सही से भोजन ना मिलेगा तो बच्चे का शारीरिक ग्रोथ जो है, शारीरिक डेवलपमेंट जो है प्रभावित होगा। लेकिन हम यहाँ पे शारीरिक के जो पॉइंट्स आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जहां पे जो है 2 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। एक तो शारीरिक विकास के अंतर्गत एक आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ठीक, अब ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसे कहते हैं हम बड़ी मसल्स। ध्यान रखिएगा, तो यहां पे लिखा है कि शरीर की बड़ी मसल्स का प्रयोग। तो क्या होता है? पूरा हाथ का यूज करना, खड़े होना, सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, भागना, बॉल फेंकना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, मतलब एक से अधिक मसल्स का प्रयोग हो रहा हो। बच्चे अब जैसे मान लो रनिंग करेगा तो पैर भी दौड़ रहे हैं, उसके हाथ भी दौड़ रहे हैं, उसकी आंखें भी इधर उधर देख रहा है, चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है, शरीर को बैलेंस भी बनाना है। तो यहाँ पे तो शरीर के बहुत सारे अंग जो है उसमें एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शरीर की बड़ी मसल का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइन मोटर स्किल। इसमें क्या होता है? छोटी मसल्स होती हैं। अक्सर बच्चा इसमें छोटी मसल्स का प्रयोग करता है। तो जब बच्चा बचपन में जब पैदा होता है, बचपन में क्या, जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से 6 साल के बाद जो है उसकी थोड़ी थोड़ी मसल्स जो है थोड़ी सी होती हैं, उसके कंट्रोल में होती हैं। तो वो सबसे पहले जो है फाइन मोटर स्किल्स का यूज करता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बच्चा पहले छोटी ही मसल्स का यूज, जैसे उंगलियां चलाना, आंखें मूंदना, जीभ, होठों का प्रयोग करना, मुट्ठी बंद कर देना, है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि यही सारी जो है हरकतें करता है। जैसे बच्चा दूध पिएगा तो होठों से ही पिएगा, उसको बोतल दे दोगे तो बोतल संभाल ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि उसकी बड़ी मसल्स अभी डेवलप नहीं हुई है, उतनी मजबूत नहीं हुई है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इन दोनों का यही काम है केवल। क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछेगा कि बड़ी मसल्स को क्या कहते हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स। छोटी मसल को क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स। बड़ी मसल्स क्या होती हैं? हाथ पैर चलाना, शरीर के कई हिस्से जो है काम करें। और छोटी मसल में उंगलियां घुमाना, है ना, भौंवे ऊपर नीचे करना, एक सिंगल मसल्स का, आंखें की पुतलियां इधर उधर कर देना, है ना, होठों को इधर ऊपर नीचे कर देना, या जीभ को आगे पीछे कर देना, पैर की उंगलियां कर देना। तो ये होता है फाइन मोटर स्किल, जिसे कहते हैं छोटी मसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे रीट में ये 101% पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकास के जो है सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये होता क्या है? तो विकास का जो सिद्धांत होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसको देखते हैं। तो विकास का एक निश्चित जो है पैटर्न होता है, ये याद रखिएगा। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास का जो एक निश्चित जो है प्रतिरूप होता है, जिसे कहते हैं पैटर्न। अक्सर जो है यहां से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे यहां पे इस पॉइंट पे गलत कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि विकास का एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है, विकास जो होते हैं वो परिपक्वता और परिवर्तन की एक श्रृंखला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी और जो मैच्योरिटी के साथ जो चेंजेस होते हैं उसकी एक श्रृंखला है, तो एक निश्चित पैटर्न के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों का जो शारीरिक जो है शरीर का विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो देखिए
जो व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है वो दो दिशाओं में होता है। वो दो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। एक तो है सिर पदाभिमुख या मस्तकाधोमुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं सेफेलोकॉडल, सिरा पदाभिमुख या मस्तकाधोमुखी। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, इस क्रम में क्या होता है, इस क्रम में जो शारीरिक विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। बस इतना लाइन आपको नोट करना है। सिरा पदाभिमुख इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, सेफेलोकॉडल इंग्लिश में जरूर नोट करिएगा। सेफेलोकॉडल तो सिर से पैर की ओर होता है, और इसमें बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर जो है भुजाएं और अन्य इंद्रियों का विकास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बच्चे का जो विकास पहले मस्तिष्क का होता है, मतलब बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चे का सिर डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे बाकी अंग डेवलप होंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट, जिसे कहते हैं समीप दूराभिमुख या फिर दूर जो है निकट दूर विकास सिद्धांत। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये नोट कर लीजिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, कई बार ये वर्ड नोट करके दे देते हैं, तो कई बच्चों को जब ये प्रॉक्सिमोडिस्टल नहीं पता होता है तो वो हिंदी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उसने हिंदी में ही प्रॉक्सिमोडिस्टल लिख दिया है, तो कंफ्यूज करने के लिए उनके लिए बहुत काफी है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, शारीरिक जो विकास होता है वो मध्य भाग से शुरू होता है और बाहर की ओर होता है। तो मध्य भाग से बाहर को होता है, मतलब शरीर का जो पहले मध्य भाग के अंग डेवलप होंगे, उसके बाद जो है बाकी शरीर के अंग डेवलप होंगे। तो इस तरीके से दो दिशाओं में जो है बच्चे का जो है शारीरिक विकास होता है। तो ये दो दिशाएं याद रखना है, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। कई बार आपसे पूछेगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो आपको बस ध्यान रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विशेष की ओर कह दीजिए। ठीक है, विकास के क्रम में जो है प्रत्येक बालक की विकास की दर सामान्य नहीं होती है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। देखिए, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो विकास की दर सामान्य नहीं होती। ठीक है, सामान्य या समान नहीं होती, सामान्य नहीं है बल्कि समान नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं होती। हर बच्चे एक स्कूल में या एक ही माता पिता से दो उत्पन्न बच्चे, उनकी जो है खान पान, हेरिडिटी सब कुछ समान होगा, तो भी उनकी डेवलपमेंट जो है मतलब उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट शारीरिक मानसिक सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करती है, याद रखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों का जो विकास होता है सदैव एक ही गति में नहीं होता है, उनमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक गति से नहीं होता बल्कि उतार चढ़ाव के साथ होता है, इस तरीके से होता रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए शारीरिक ग्रोथ है, एकदम से बढ़ रही है, बच्चा फिर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप न्यूट्रिशनल खाना नहीं दे रहे हैं, बच्चे को जो है सही से डाइट नहीं मिल रही है, बच्चा पहले हष्ट-पुष्ट था अब कमज़ोर हो गया है, तो ये निरंतर होता रहता है। जैसे उसको जो है विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसका पता कर लोगे कि भाई बच्चे का जो है सही से माहौल नहीं हो रहा है, बच्चे का नैतिक विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो गलत लोगों के संगत में है, क्योंकि संगत का असर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोगों के बीच में जो है वो उठे बैठे। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है विकास के क्रम में। ठीक है, अब विकास की जो है विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाता है। तो पहली अवस्था होती है जिसे कहते हैं गर्भावस्था, जिसे कहते हैं प्री नेटल पीरियड। अब ये नेटल पीरियड कितने जो है टाइम का होता है, तो 40 वीक का होता है या फिर 280 डेज, नोट कर लीजिए। शैशवावस्था अगला आता है जिसे कहते हैं इंग्लिश में इन्फेंसी, जो कि 0 से 2 वर्ष का माना जाता है। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 3 वर्ष का, 2 से 6 वर्ष का है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था, एडोलेसेंस का एज कहते हैं, इसे 13 से 19 वर्ष। फिर आ जाते हैं आप जवानी स्टेज में आ जाते हैं जिसे कहते हैं एडल्टहुड। फिर आते हैं बुढ़ापे वाली स्टेज, ओल्ड एज जो है इसे कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं, यहाँ पे आखिरी के जो 2 स्टेजेस है ये आपको बस केवल बताने के लिए किया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से ही आएंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक एक जो है चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसी अवस्थाओं में जो है बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करता है, इस चीज़ को जान लेते हैं। तो देखिए, शैशवावस्था होता है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। किस अवस्था को? इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था को।
इस अवस्था में बच्चे के जन्म के बाद सबसे तेज जो है वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तेज वृद्धि जो है किस स्टेज में होती है, तो शैशवावस्था। कौन सी स्टेज? शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था को प्ले एज कहते हैं, ये नोट कर लीजिए। इनफैक्ट जो है पॉइंट्स लिखे हैं उनको नोट कर लीजिए, 1-2 लाइन के हैं तो इसलिए एग्जाम में पूछ, तो इसे प्ले एज कहते हैं, शैशवावस्था को प्ले एज कहते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष का माना जाता है, अर्ली चाइल्डहुड। तो यह अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहां पे बच्चे का शारीरिक ग्रोथ तेज होता है, यहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास में जो है तेजी की आती है। बच्चे में कहीं ना कहीं जिज्ञासाएं होती हैं, वो हर चीज जानने की कोशिश करता है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा, ये क्या है, वो क्या है ना। तो ये चीजें, तो इसलिए कहते हैं इसमें बच्चे में मानसिक विकास की जो अवस्था होती है। इस स्टेज के बच्चे को हमेशा उसकी जिज्ञासाओं को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। जो सवाल वो पूछे उसके जवाब देने के प्रयास करना चाहिए माता पिता या उसका जो भी केयर टेकर हो। ठीक है, इस स्टेज को हम टॉय एज कहते हैं। इस स्टेज में अक्सर देखिए आप 2 साल का बच्चा, 2 से 6 साल का बच्चा अक्सर जो है खिलौने खेलने का प्रयास करता है, खिलौने के माध्यम से चीज़ों करने का प्रयास करता है। खिलौनों का एक आकार होता है, वो गाड़ी लेगा तो हूं इस तरीके से करेगा। ठीक है, वहां पे बच्चा जो है प्ले एज में होगा, वो कुछ भी खेल रहा होगा, पता चला चद्दर से खेल रहा है, जो भी उसके आसपास हो उसको, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता हो। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा टॉय एज में आ जाता है। यहाँ पे बच्चा बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसके बड़े अंदर जिज्ञासा होती है कुछ हर चीज जानने की। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। इसे हम कहते हैं प्री गैंग एज, इसे कहते हैं हम क्वेश्चनिंग। बार बार बच्चा क्वेश्चन पूछेगा माता पिता से, बड़ा परेशान नहीं है। अक्सर आपने देखिए 2, 3, 4 साल का जो बच्चा होता है प्री नर्सरी स्कूल में जब जाता है तो कितने सारे बकवास करता रहता है, एक्शन करता रहता है ना, उठ पटांग की हरकतें करता रहता है। ये एक प्री स्कूल एज भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। तो ये होती है प्री गैंग एज नहीं बल्कि गैंग एज की अवस्था कहते हैं। ये स्टेज है आपकी जो है 6 से 12 वर्ष की स्टेज। इसे स्कूल एज भी कहते हैं। बच्चा अब स्कूल में जाने लगता है, 6 साल का है तो क्लास वो जो है एक तरीके से क्लास 1 का बच्चा यहाँ पे है, तो स्कूल एज कहते हैं। ये ट्रबल सम एज कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चा इस स्टेज में बच्चा हर दिन स्कूल में कोई ना कोई ऊट पटांग हरकतें करके आता रहता है। अक्सर टीचर इसकी कंप्लेन करती रहती हैं। तो ये ट्रबल सम, हर बार कुछ ना कुछ उत्पन्न, सामान तोड़ता रहेगा घर में, कुछ भी खुट पुट तोड़ता। देखिए आप खुद ही अंदाजा लगा कर देख सकते हैं कि अक्सर जो है बच्चे इस तरीके की हरकतें इस उम्र में करते हैं कि नहीं। तो ट्रबल हर बार कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है ना, मुसीबत जो है उत्पन्न करता रहता है घर में। कभी कुछ जो है फेंक दिया, कभी कुछ गिर गया, पता चला बोतल से पानी मंगा रहे हो, इतना मैच्योर होने के बाद भी पता चला बोतल का पानी छोड़ दी, गिर गया उससे। तो इस तरीके का होता है। ठीक है, अब आते हैं एडोलेसेंस के एज में, जहां पे बच्चा जो है 12 से 18 वर्ष की एज में आ जाता है, होता है। तो ये अवस्था में बच्चे में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं उसके हार्मोन्स पे। याद रखिएगा, सब कुछ उसके हार्मोन्स पे निर्भर होता है। तो यहाँ पे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होता है। शारीरिक मानसिक जो उथल पुथल होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। बड़ी जल्दी से बच्चा इस एज में मैनिपुलेट हो जाता है, गलत और सही में जो है उसको सीख देते रहना पड़ता है। इस स्टेज में आपने अगर जरा से ढील छोड़ी तो बच्चा बिगड़ने के जो है बिल्कुल पीक पे जा सकता है। और आपने अगर बच्चे के साथ बहुत अच्छे से पेश आए, बहुत अच्छे से परवरिश करने की कोशिश की, तो यही स्टेज में बच्चा जो है डेवलप करेगा, फिर उसके बाद आगे जा करके बहुत बेहतर करेगा। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा जो है अधिक जो है कल्पनाशील होता है, क्रिएटिविटी माइंडेड का होता है। देखिए भाई 12 से 18 साल का है, बस कुछ 18 साल होते ही मतलब मैच्योर हो गया। तो क्रिएटिविटी का बच्चा होता है, हर चीज कुछ नया क्रिएट करने की बच्चे के अंदर क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है सामाजिक अस्थिरता होती है। देखिए सामाजिक अस्थिरता मतलब आप उससे कहोगे अरे नहीं ये नहीं करना है, जाओ आंटी को जो है आंटी से मिलाओ, जाके जाओ आंटी के यहाँ ये दे आओ, अरे मैं नहीं जाऊंगा मम्मी ये फालतू है, मुझे सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं होता। उसको सोचो कि जो है कि वो सोचे तुम्हारी बातों को मान रहा है, तुम्हारी बातों को वो इसलिए मान रहा है क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। तो सामाजिकता जो है वहां पे अस्थिर होती है। हम आगे आपको बताएंगे कि नैतिक विकास के क्रम में जो है जो 3 अवस्थाएं दी जाती हैं, जो कोलबर्ग ने दिया था, जिसमें बच्चा जो है आपके आज्ञा का पालन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मम्मी मुझे 4 तमाचे मारेगी, या फिर मुझे दंड मिलेगा, स्कूल में दंड मिलेगा, या फिर जो है अगर मैंने किसी के घर में पत्थर फेंका तो वो मेरे घर आएगा और फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो वो इस प्रक्रिया से बचने के लिए वो सामाजिक हो जाता है। तो यहाँ पे इसी बात पॉइंट्स को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सीधा हूबहू क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जो यहां से क्वेश्चन आपको अक्सर जो है पूछ लिया जाता है इसके कथन के संबंध में, तो किस मनोवैज्ञानिक ने ये कथन दिया था कि किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की अवस्था है, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जिसे कहते हैं तनाव और तूफान की अवस्था। तो ये कथन दिया था स्टैनले हॉल ने। अब क्यों कहा था भाई, इस स्टेज में बच्चा किशोरावस्था जो कि इस 12 से 18 वर्ष में है, बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तू मेरा भाई मैं तेरा दोस्त वाला मामला रहता है, हीरोइज्म जो है पीक पे रहती है, अपनी पहचान दोस्तों के बीच में बनाने की जो है इच्छा रहती है ना, तो उस तरीके के जो है रहता है, तो इसलिए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म जो है की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विकास को प्रभावित करने वाले जो है प्रमुख कारक क्या क्या होते हैं। तो वंशानुक्रम आपको पता ही है कि अगर बच्चे माता पिता से मिलने वाले हेरिडिटी में कोई कमी है, माता से पिता से मिलने वाले जो गुणों में कोई कमी है, तो बच्चा जो है उसका विकास जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर अच्छा परवरिश नहीं मिली, अच्छा वातावरण नहीं मिला, अच्छा खान पान नहीं मिला, तो भी जो है बच्चे का जो है विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सांस्कृतिक परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक परिवेश का होना, सामाजिक परिवेश आसपास जहाँ भी रहता है तो वो तो वातावरण में ही आ जाता है। खान पान का होना बहुत ज़रूरी है, निरोगी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रोग हो गया, उसको किसी तरीके का कोई विकार हुआ, शारीरिक हो मानसिक हो, है ना, या फिर कोई लंबे समय तक कोई बीमारी रह गई, तो ये भी विकास को उसके प्रभावित करेगा, है ना। बुद्धि भी जो है बच्चे के अंदर जो है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब वो किस तरीके की बुद्धि हो सकती है, वो चीज़ें कि बुद्धि मंद बुद्धि होगा, मान लो बच्चा, तो मंद बुद्धि अगर पहले से ही है, कुछ नहीं, सारी उसका हेरिडिटी भी अच्छा है, उसका इन्वायरमेंट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि माता पिता कई गंदी जगह में रहते हो या फिर गंदी जगह इन द सेंस जो है उसको परवरिश ना कर रहे हो, लेकिन वो उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, वो मंद बुद्धि है, वो चाहता ही नहीं है, वो खेलने में निकल जाता है, पढ़ता ही नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे बुद्धि भी जो है कई बार होती है, यहाँ पे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे बुद्धि ना होकर के बल्कि मंद बुद्धि लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने पूरा आपको वृद्धि और विकास, या कह लीजिए विकास और वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के संबंध में जो फैक्ट्स थे वो हमने आपको बता दिए। आइए फटाक से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार जो है किससे संबंधित है, मैंने आपसे बताया था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब है कि विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ से शुरू होती है और उसके कब्र तक चलती रहती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो देखिए, इस मनोवैज्ञानिक का नाम है पियाजे, और पियाजे ने जो है बच्चे के जो विकास के संबंध में जो 4 जो है चरण दिए थे, ध्यान रखिएगा 4 चरण। ठीक है, तो यहाँ पे विकास जो है शारीरिक विकास की बात नहीं हो रही, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब की बात हो रही, पर पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात कही थी। तो यहाँ पे जो सतत और धीमी प्रक्रिया है, इन्होंने कहा था कि जो 4 चरण है वो स्किप नहीं कर सकते। स्किप मतलब एक दूसरे से हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि पहला वाला चरण जो है दूसरे में डाल दो और दूसरा वाला चरण पहले में डाल दो, एक क्रम में ही चलेगा। ठीक है, हम आगे जब पियाजे पढ़ेंगे तो बारीकी से इसको जो है जानेंगे कि क्या है। ठीक है, तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, धीमे धीमे चलती है। एक उम्र निकलेगी, फिर ज्ञान लोगे, फिर उसके बाद उस पुराने वाले ज्ञान में संशोधन करोगे, तो डे बाय डे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डे बाय डे प्रैक्टिस, डे बाय डे स्टडी प्रैक्टिस नॉलेज, फिर हार फेल, इस तरीके से आपका जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधारणाओं का विकास, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। तो डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो किसका हिस्सा है, तो वो शारीरिक विकास का हिस्सा है, कि बौद्धिक विकास का हिस्सा है, कि सामाजिक विकास का, कि संवेगात्मक विकास का। तो देखिए, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट्स होता है, अवधारणा है, वो उसके बौद्धिक विकास का हिस्सा है। जब तक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा या फिर बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं होगा, तब तक वो कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझेगा। अगर बच्चा मंद बुद्धि हुआ, बौद्धिक उसका विकास ही नहीं हुआ है ना, उसका आईक्यू जो है 45 से कम है, उसका आईक्यू 45 से कम है, तो वो चीज़ें समझ ही नहीं पाएगा, उसको कितना भी कोशिश करोगे। तो यहाँ पे जो संबंध है अवधारणाओं का, वो है बौद्धिक विकास से, ना कि शारीरिक विकास से। ठीक है, मैंने ऑफलाइन में क्वेश्चन बच्चों को दिया था, तो शारीरिक विकास ज़्यादातर बच्चों ने लॉक किया था, इसलिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तिगत जो है शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं, तो वो विकास की दर में भिन्न होते हैं कि विकास के क्रम में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो चौथवें का आंसर है वो है विकास की दर में, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास होता है वो डिफरेंट रूप में होता है, हर बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है, उसके सीखने और ग्रहण करने की जो क्षमताएं अलग अलग होती है, तो यहाँ पे दर से संबंधित है, एक दूसरे से भिन्न। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है व्यक्तिगत जो है शिक्षार्थी इंडिविजुअल लर्नर जो है एक दूसरे से डैश डैश में जो है भिन्न होते हैं, तो किस रूप में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, रेट ऑफ डेवलपमेंट में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, आंसर हो गया यहां पे ए। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अपने समकक्षी वर्ग के, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होंगे, तू मेरा भाई मैं तेरा दोस्त, ऐसा वाला मामला रहता है, मैं हीरो तू जीरो, है ना, अपनी पहचान दोस्तों के बीच में बनाने की चाह रहती है। तो ये एज जो होती है वो है किशोरावस्था एज, और ये एज है 12 से 18 वर्ष। हार्मोनल्स जो है चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं, एग्रेसिव रहता है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है स्टैनले हॉल ने इस एज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सातवां है बचपन के सांप्रतिक जो है दृष्टिकोण की मान्यता है। तो करंट व्यू जो बचपन के होते हैं उसकी मान्यता, इसका क्या है आंसर। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को युवा प्राप्त जो है वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। बचपन जो है आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि पीरियड है, बचपन मतलब वेटिंग पीरियड है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बचपन जो होता है वृद्धि और विकास जो है परिवर्तन की एक अनूठी अवधि मानी जाती है, आंसर हो गया यहां पे डी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक को जो है बच्चों के संबंध में ज्ञान होना चाहिए, विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, एजुकेशनल कोड जिसे कहते हैं कि किस तरीके से जो है किन नियमों के तहत बच्चे को पढ़ाना है, या अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। तो यहां पे देखिए आंसर क्या है, तो यहां पे आंसर बहुत सारे बच्चों ने डी समझा होगा, बिल्कुल भी नहीं, बाल मनोविज्ञान को। टीचर को बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम में एक बच्चा सामान्य बच्चा हो सकता है, एक विशिष्ट बच्चा हो सकता है, एक प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है, कुछ विशिष्ट बच्चे हो सकते हैं, और उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए। सबको एक तरीके से पढ़ाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बच्चे जो है फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान को समझने के संदर्भ में आंसर आपको देना है। नवा क्वेश्चन है शिक्षक और विद्यार्थी के जो बीच में जो संबंध होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो प्रेम का होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, सभी चीजें। आंसर है गया यहां पे डी। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है, पूछा गया है, सही नहीं है। तो विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल सही भाई, प्रत्येक हर स्टेजेस में अपने खतरे हैं। अगर बाल्यावस्था में एज में बच्चा है और बाल्यावस्था में आप बच्चे को जो है कुछ जो है सही से परवरिश नहीं करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, किशोरावस्था में सही से चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे जो है बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने उसके खतरे हैं हर स्टेजेस में। विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलत है, ये पॉइंट सही नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉइंट गलत है। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों परिवर्तनों से प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। तो इन सभी पॉइंट्स से बच्चा जो है प्रभावित होता है, विकास उसका, बच्चे का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं हैं, मैंने हर बता दिया कि भाई शैशवावस्था में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। पियाजे ने भी इसी चीज़ को डिफाइन किया है कि भाई संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा जो है किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। सभी चीज़ें वहाँ डिफाइन किए गए। तो आंसर जो कथन सही नहीं है वो यह आंसर बी गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था, देखिए पूर्व बाल्यावस्था फिर उत्तर बाल्यावस्था थी, तो इसका मतलब है ये स्टेज है 6 से 12 वर्ष की। अब 6 से 12 वर्ष है कि स्टेज है, तो बच्चा स्कूल भी जा रहा होगा, तो बच्चा स्कूल जा रहा होगा, ट्रबल बड़ी मुसीबतें जो है क्रिएट करने वाली होगी स्टेज। तो यहाँ पे देखते हैं क्या उपयुक्त नहीं है। तो 11वें का जो आंसर है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक जो है शारीरिक कुशलताएं जो है सीखना। भाई इस स्टेज में बच्चे के जो है शारीरिक ग्रोथ हो सकी होती है अच्छी खासी, तो यहाँ पे शारीरिक कुशलताएं सीखना,
व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम उम्र वाले बालकों के साथ सीखना। यहां पे जो है उपयुक्त नहीं होगा, वह है ऑप्शन बी। ठीक है। विकास का क्या अर्थ होता है? तो विकास का जो अर्थ है वो है मैच्योरेशन, जिसे कहते हैं परिपक्वता, और अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को जो है विकास के संदर्भ में रूप में जाना जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से पूर्व जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, किस उम्र का है? यहां पे 3 से 6 वर्ष की बात हो रही है। तो ये किस मतलब नहीं है, तो यहां पे जो 13वें का आंसर है वो है प्ले एज। अब प्ले एज किसका था? शैशवावस्था का था। ठीक है। बाकी सभी हैं समूह, प्री गैंग एज, इमिटेटिव जो है एज, अनुकरण करने की अवस्था। बच्चा जो है इस एज में बच्चा आपके अनुकरण से सीखता है। आप जो भी एक्शंस करेंगे आपको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, आपकी चीज़ों को रिपीट करने का प्रयास करेगा। अक्सर आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि बच्चा जो है अपने पिता के जो है जूते लेकर के आ जाता है, पिता के जो है कोट पहन लेता है, या बच्ची जो है अपनी मम्मी की जो है मतलब साड़ी पहनने का प्रयास करती है। इस तरीके के 5-6 साल की जो उम्र में होते हैं ना, उस तरीके के हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। मानव विकास किन दोनों के जो है योगदान का परिणाम है? तो मैंने आपको बार बार बताया कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से जो है संबंधित होते हैं। इन दोनों के परस्पर जो है अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पे आंसर है वंशानुक्रम और जो है वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में जो है सत्य नहीं है? तो यहां पे किस संदर्भ में सत्य नहीं है? तो विकास अंतःक्रिया का फल है, यहां पे ये सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही है। व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्रियात्मक अनुसंधान जिसे कहते हैं एक्शन जो है रिसर्च का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो नवीन खोज, ज्ञान की खोज करना, यह मूल उद्देश्य है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर विद्यालय तथा कक्षा में शैक्षिक कार्य जो है प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त सभी। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शर्म और गर्व का जो भाव होता है वो किस अवस्था में आता है बच्चों के अंदर? तो देखिए शर्म की अवस्था किस स्टेज में आएगी? अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो है शर्मीले किस्म के होते हैं, दरवाजे से झांकेंगे, या फिर अक्सर जो है इस एज में बच्चा जो है इस स्टेज में अक्सर बच्चा जो है अगर टॉयलेट कर देता है तो कितना शर्माता है ना, उसको जो है बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये स्टेज है बाल्यावस्था। तो ये बाल्यावस्था कितनी इस एज से मानी जाती है? तो 3 से जो है 12 वर्ष की एज है। मतलब बाल्यावस्था में 2 है ना, पूर्व संक्रियात्मक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेज आती है ये बाल्यावस्था की एज आती है। ठीक है। नेक्स्ट, शैशवावस्था की जो है प्रमुख विशेषता का क्या, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की है ना, या फिर 1 से 3 वर्ष की है, मान लीजिए 2 वर्ष 3 वर्ष की है। तो यहाँ पे 22वें का आंसर है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब ऑब्जर्व करके, आप जो भी एक्शन करेंगे बच्चा आपकी हरकतों को देख करके सीख जाएगा। ये आमतौर पे बाल्यावस्था में बच्चे ऐसा जो है करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण पद्धति किस रूप में आधारित है? तो यह विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन यहां पे सी राइट होगा। बाल्यावस्था होती है, यहां पे इस जो है ड्यूरेशन को याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये बाल्यावस्था होती है, आमतौर पे शुरू होती है 6 से नहीं, ये शुरू होती है 3 वर्ष से और 3 से 12 साल की थी। तो यहां पे ऑप्शन यहां पे बी राइट होगा। ठीक। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि जो है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे डी होगा। परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी का संबंध किससे है? विकास से, बौद्धिक से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो बच्चा जो है शारीरिक रूप से जब विकास करेगा तभी तो मैच्योर होगा।
तो इसका संबंध है मेच्योरिटी से, इसका संबंध है डेवलपमेंट से या विकास से कह दीजिए, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं? तो टेंशन और एंगर का स्टेज, स्टॉर्म और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का स्टेज किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और ये बात किसने बताई थी? तो ये बात स्टैनले हॉल ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक जो है बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है, सही साबित करने की। तो विकास की किस अवस्था में है? देखिए सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे ये किशोरावस्था में है ना, बच्चा बात बात पे झगड़ालू है ना, वो अपने आप को स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है कि वो सही है, तो वो स्टेज है किशोरावस्था, ठीक है। और इसकी एज जो है वो है 12 से 18 एज ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो है सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो अगर हम बच्चे के जो है विकास और वृद्धि को जो है अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी विधि है इसमें, इसे कहेंगे विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। अब विकासीय विधि में बच्चे के शारीरिक विकास की भी बात होगी, बच्चे की जो है कितना डेवलप किया है मानसिक विकास रूप से, कितना सब कुछ जो है उसका भावनात्मक सामाजिक सब कुछ होता है, ठीक है। मनोविश्लेषण में उसके मन के भाव को जानने का प्रयास किया जाता है। तुलना में जो है दो बच्चों की तुलना की जाती है, ठीक है। सांख्यिकी स्टैटिकल जो है मेथड का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। बच्चे के विकास के सिरह पदा जिसे कहते हैं सेफालो सिरस्थ सिद्धांत जिसे कहते हैं इंग्लिश में सही रहता है, सेफालोकॉडल जो है प्रिंसिपल जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए सेफालोकॉडल जहाँ विकास जो है शरीर से सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो यहां सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन यहां पे ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो एक मशीनी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी सिद्धांत है, निरंतर होता है, गुणात्मक रूप से होता है ना, शारीरिक मानसिक जो है ये सारी चीज़ों का ना जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा है, यहाँ पे मशीनी प्रक्रिया नहीं मानी जाती। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पर्यावरण करते हैं, स्वास्थ्य करता है, भोजन करता है, तो बिल्कुल यहां पे सही है ऑप्शन डी। विकास शुरू होता है कहां से शुरू होता है? तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो ध्यान रखिएगा शैशवावस्था से नहीं होती, प्रसवपूर्ण अवस्था से हो जाती है। जब बच्चा पेट में बनता है, भ्रूण जो है बनता है, विकास की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है और ये चलती रहती है उसके कब्र तक, उसके मरने तक चलती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो यहाँ पे जो 34वें का आंसर है वो है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, शैशव जो है काल की अवधि क्या होती है? तो ये देखिए पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। 0 से जो है 3 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो बता देते हैं, बहुत ज़रूरी है। 0 से 2 वर्ष भी है, 0 से 3 वर्ष भी है। आप कोई बुक्स पढ़ेंगे तो शायद आपको बुक्स में 0 से 3 वर्ष मिले, और आपका अक्सर जो है अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया तो आपको 0 से 2 वर्ष रहेगी। तो इससे अच्छा है कि जिसने जो है ये क्वेश्चन पूछ रखा है उसकी जो है बात को मान लेते हैं। तो ये यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता जाता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन यहां पे ए राइट होगा। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना होता है, बल्कि शिक्षक की सहायता करता है। तो अगर टीचर ने बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ लिया, उसके शारीरिक ग्रोथ को समझ लिया, उसके मानसिक क्षमताओं को समझने का प्रयास किया, वो कितना नैतिक है इस चीज़ को समझने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं जो है टीचर वो पढ़ाएगा जब तो उसकी जो है वही नॉलेज जो उसने सीख रखी है वही उस पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 37 का आंसर है शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न जो है अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से जो है संबोधित करने में जो है सहायता करता है, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप जो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन है 38 का, ये हार्लॉक का है, ऑप्शन यहाँ पे बी है।
शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर जो है विकास होता है। मैंने कहा था कि शरीर के मिड भाग से बाहर की ओर हो रहा हो अगर विकास तो उसे कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। यहाँ पे देखिए आंसर है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का जो पहला ही चरण है वो है शारीरिक विकास। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे वो ग्रोथ करता विकास के रूप में प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाएगा, एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी होगी, वैसे वैसे बाकी सारे गुण भी जो है डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या हमारा जो है अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से जो अभिप्राय है वो है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था जो कि एज क्या है, उत्तर बाल्यावस्था को ही कह लीजिए 6 से 12 वर्ष। और इस स्टेज में क्या इसमें क्या होता है? तो 6 से 12 वर्ष की अगर हम बात करें तो हमें सीधा सीधा जवाब मिल गया पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते थे। अमूर्त रूप तो इससे भी बाहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया? तो यहाँ पे जो संवेगात्मक विकास का सबसे अनोखा काल बताया है वो है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था कब होगी? तो ये होती है 3 से, बाल्यावस्था ध्यान रखिएगा, 3 से 12 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ पे परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है 44वें का आंसर है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। यहाँ पे जो कि ह्यूमन एबिलिटीज़ में परिवर्तन का परीक्षण करता है बाल विकास? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या जो है ढूंढेगा? बिल्कुल भी व्याख्या ढूंढने का तो पहले ही निगेटिव टैग वर्ड में ले लीजिए। बच्चों की वयस्क और सवरिष्ठ जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ तुलना करेगा? यहाँ पे सब पॉइंट्स गलत हो जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अवस्था में जो है खिलौने, जिसे कहते हैं खिलौने की एज मतलब टॉय एज। अब टॉय एज क्या होती है, कौन सी एज में है? तो टॉय एज जो कि जो है आपको टॉय एज क्या है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था, माफ कीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था होता है। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष में आता है। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच और समझ और कौशलों में वृद्धि करना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों के विकास में सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिरस्थ जो है सिफेलोकॉडल जिसे कहते हैं, सिफेलोकॉडल जो कि सर से पैर की ओर होता है। विकास का जो है पहले सर पे जो है डेवलपमेंट होगा और फिर उसके विकास की प्रक्रिया इस तरीके से शुरू होगी। मैच्योरिटी का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है किससे? तो पहले में मैंने बताया कि मैच्योरिटी का संबंध बच्चे के विकास से है, डेवलपमेंट से है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका जो है उदाहरण है? तो बच्चों की जो कि लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो इसमें जो है किस चीज़ का संबंध है? तो ये मात्रात्मक है कि गुणात्मक है या भावनात्मक है, संज्ञानात्मक परिवर्तन है? आंसर हो गया ऑप्शन ए, मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की लंबाई और वजन जो है मात्रात्मक रूप से नापा जा सकता है, मात्रा रूप से देखा जा सकता है, समझा सकता है कि बच्चे का वजन कितना बढ़ा है। ठीक है, गुणात्मक रूप में ये जो है लंबाई चौड़ाई ये सब नहीं नापी जा सकती। तो यहाँ पे ये गुणात्मक जो परिवर्तन होता है ये सीधा सीधा जो है विकास को दर्शाता है। और यहाँ पे तो पहले ही वृद्धि बता दिया और वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से। तो 49 का ए आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरा रीड का जो है पहला टॉपिक कंप्लीट होता है सीडीपी के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, मात्र 40 लाइक्स, क्योंकि लाइक्स जो है मोटिवेशन के लिए है सिर्फ,
मैं आपको डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेके आऊँगा। सीडीपी में आपको गारंटी 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन में जो है पूरा कंप्लीट सीडीपी करा दूंगा। फिर पेपर खूब सारे पेपर लगाएंगे। ईवीएस में आपको पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। हिंदी का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एसएसटी के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी पहले से बने हैं लेकिन इनकम्प्लीट हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक बात और बता देता हूं, सारे जो है जैसे ही रीट का एग्जाम आया सब होड़ मची पड़ी है। पेपर के लिए आप पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। इन एग्जाम्स के लिए आप पैसे देते हैं, इनके पेड बैच लेते हो, तो ये सबसे आपकी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो किसी और से पढ़िए, दूसरे से नहीं पसंद आ रहा तीसरे से पढ़िए। आपको 10 चैनल मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, और 10 चैनल में से सब एक ही जैसा पढ़ाएंगे, सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, वृद्धि और विकास का टॉपिक तो सब वही पढ़ा रहे होंगे, वो भी यही बताएगा कि लंबाई और वजन के संबंध में ये भी क्वेश्चन वो भी करा रहा होगा। ऐसा नहीं है। मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं तो मैं सही, आपको दूसरे पॉइंट सही आते हैं तो दूसरा सही। लेकिन पेड बैच जो है ज्वाइन बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। पैसे क्यों बर्बाद करना, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, तैयारी करिए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और सीटेट जो तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं आगे जो है तो उसको अभी से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको सीटेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा ही जो है सिलेबस में होता है सीटेट में। यहाँ पे तो रीट में कम है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने वीडियो समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।